करते हैं हम। आज हमारा पास पेपर नंबर 5 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The part of multiple choice item that asks the question or poses the problem। क्या बोलते हैं हम मल्टीपल चॉइस की जो स्टेटमेंट होती है उसको क्या नाम दिया जाता है जी? स्टेम। यस, इसको हम स्टेम कहते हैं। द रॉन्ग आंसर ऑफर्ड एज चॉइसेस इन MCQ आइटम इज कॉल्ड। क्या कहते हैं हम उनको? डिस्ट्रक्टर। ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक लास्ट पेपर में भी मैंने आपको बताया था उस वक्त भी। अच्छा, इसमें जो दुरुस्त जवाब है उसको क्या बोला जाता है? जी, आंसर। अच्छा, कॉलम कॉलम की जो फर्स्ट रो है उसकी जो स्टेटमेंट होती है किसी भी क्वेश्चन की, उसको क्या बोला जाता है? प्रीमाइज। ठीक है, प्रीमाइज कहते हैं सर उसको। यस। Question number 3: A system in which each student work for a particular grade according to agreed upon standard is known as individual learning expectation system। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर यानी एक मखसूस ग्रेड के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, हर एक इंडिविजुअल के लिए एक स्पेसिफिक टास्क होता है जिसको हम इंडिविजुअलाइज लर्निंग अप्रोच कहते हैं। ये बेसिकली उसका एक उसी को एक मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ पे स्टेम में बयान किया गया कि सिस्टम इन विच ईच स्टूडेंट वर्क्स फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड अकॉर्डिंग टू एग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हर एक बच्चा एक मखसूस ग्रेड के अंदर एक मखसूस अंदाज के साथ पढ़ता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी यानी एग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड से क्या मुराद है, हर एक बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स हैं तो उनके मुताबिक उसको एडजस्ट किया जाता है। तो ये है एग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड। तो ये किसके अंदर होता है? इंडिविजुअलाइज लर्निंग के अंदर होता है। नेक्स्ट है द टीचर हु यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैचिंग एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड फिल इन द आइटम्स आर यूजिंग। वो असातिज़ा जो MCQs या ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली किस तरह की टेस्टिंग कर रहे होते हैं? टेस्टिंग दो तरह की होती है, एक होती है सब्जेक्टिव, एक होती है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब जब एक टीचर हमारा टीचर सब्जेक्टिव असेसमेंट कर रहा होगा तो ये तो आ गया जवाब यहाँ पे कि MCQs ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स कॉलम मैचिंग, ये सारे, या आजकल एक मॉडर्न है ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सारी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि अगर एक टीचर जो है वो सब्जेक्टिव असेसमेंट करना चाहता है तो फिर वो किस तरह के टेस्ट आइटम यूज़ करेगा? जी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सर। नो, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन। उसमें आ जाए। SAQs आर नॉट, SAQs देखें, SAQs जो हैं वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, सब्जेक्टिव नहीं है। SAQs शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सर को लॉन्ग कहा जाता क्वेश्चन, है। ऐसे टाइप ऐसे क्वेश्चन टाइप इसको हम बोलते हैं। क्वेश्चंस। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं ऐसे टाइप। कौन कौन सी इनकी दो टाइप्स होती हैं? जल्दी से प्लीज। कुछ एक्सटेंडेड रिस्ट्रिक्ट, हाँ रिस्पांस, सर इसमें एक एक्सटेंडेड रिस्ट्रिक्ट किया रिस्पांस, जाता है। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस। इतना टाइम नहीं होता कि मैं वेट करता रहूं क्योंकि इसमें हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं साथ, ये ऑनलाइन एक्सटेंडेड सेशन डिस्कशन का रिस्पांस। नहीं है। तो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, ठीक है, एक को हम एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स कहते हैं, दूसरे को हम रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स कहते हैं। इनके और भी नाम हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स के और इस तरह एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स के। कौन कौन से हैं वो नाम? जल्दी से। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। यस, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स होते हैं वो क्लोज एंडेड, सॉरी, ओपन एंडेड होते हैं, और जो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स होते हैं ना वो क्लोज एंडेड होते हैं। यानी जिसके अंदर एक टीचर कह देता है कि भाई इसमें मुझे 5 पॉइंट्स ही बताएं इसके, ठीक है, पाकिस्तान के अब तक कितने सदूर गुजरे हैं उनके नाम बताएं और पहले सदर की तफसील बयान करें। अब ये उसने क्या कर दिया, आपको लिमिट्स दे दी हैं कि भाई इसको ही आपने ब्रीफ करना है, इसके ऊपर नोट लिखना है, सब के ऊपर नहीं लिखना। और एक ये है कि पाकिस्तान के जितने भी सदूर आए तो उनके ऊपर एक नोट लिखें। अब ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ फिलोसफर इन द ओरिजिनल सेंस ऑफ द वर्ड। फिलोसफर कौन होता है? अ लवर एंड परसूअर ऑफ द विजडम रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। कोई भी उसका सब्जेक्ट है वो लव फॉर विजडम, ये एक बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है सवाल
कि फ़िलासफ़ी का मतलब क्या होता है, लव फॉर विजडम। फ़िलासफ़ी किस ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अच्छा, फ़िलासफ़ी कितने वर्ड से डिराइव किया गया है, ये 2 वर्ड से, फ़िला एंड सोफिया। फ़िला का क्या मतलब होता है, एक होता है फ़ोबिया, वो होता है मतलब खौफ, डर। एक होता है फ़िला, इसका मतलब होता है मोहब्बत, लव, अट्रैक्शन। ठीक है, तो फ़िला मीन लव, सोफिया मीन विजडम। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ही इसमें 2-4 जुमलों में 8 से 10 MCQs बताएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा आ चुका है। दिस टीचिंग यानी जो फ़िलासफ़र कौन होता है, ये फ़िलासफ़ी की डेफिनीशन है, लव फॉर विजडम, यानी लवर एंड परसूअर ऑफ द विजडम। स्टार एंड प्लैनेट्स को स्टडी करने वाला, इंटरेस्टेड इन ट्रूथ अबाउट मोरल मैटर्स। नहीं, ये सारा जो है जो फ़िलासफ़र होता है। वैसे इसका ऑल ऑफ दीज भी, चलें एक सेकंड वेट करें, मैं इसको दोबारा रीड कर लूँ सारे ऑप्शंस को। समवन हु स्टडीज़ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, अ पर्सन प्राइमरीली इंटरेस्टेड। नहीं, ठीक है इसका जवाब। दिस टीचिंग टेक्निक इन्वॉल्व स्टूडेंट्स posing and answering their own questions, with the teacher's role more as a passive than interactive. This technique is, अब डिस्कशन मेथड आपने पढ़ा है, ठीक है, उसकी काफ़ी सारी टाइप्स भी मैंने आपको पढ़ाई थी। तो इसमें टीचर जो है उसका रोल क्या होता है, टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, इतना इन्वॉल्व नहीं होता। बच्चे एक दूसरे से सवाल कर रहे होते हैं, ये इंडिविजुअल ग्रुप भी हो सकते हैं, पेयर वर्क, 2 बच्चे। ठीक है, हमने और काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ी थी, पैनल पढ़ा था, सिंपोजियम हमने पढ़ा था, बस सेशन हमने पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था, और क्या क्या पढ़े थे, इस तरह और भी 4-5 इसकी टाइप्स हमने पढ़ी थी। तो जिसमें बच्चे एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे होते हैं, टीचर नहीं कर रहा होता, तो ग्रुप डिस्कशन है। अच्छा, टीचर सवाल क्यों करता है क्लास में? जी, एक तो इंटरेक्शन चेक करने के लिए कि स्टूडेंट्स इंटरेक्टेड हैं या नहीं, दूसरा ये कि क्या उनकी लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही। यस, चेक टीचर करने जो के है लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए तो क्वेश्चन करता है, और जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन कर रहा होता है ना, वो इसलिए कर रहा होता है ताकि उसके बच्चे उसकी तरफ अटेंटिव होके बैठें। और अगर बच्चा सवाल कर रहा है टीचर से, तो ये किस चीज़ का साइन होता है? जी, जल्दी से बच्चा समझ बताइए। रहा है और वो मजीद समझना चाह रहा है। यस, इट मीन्स के ही इज़ अंडरस्टैंडिंग योर इंस्ट्रक्शंस, कि बच्चा आपकी बातें पिक कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो वो गूंगा बन के बैठा रहेगा, सर हिलाता रहेगा, बस ऐसे ही। ठीक है, तो जब बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है तो इट मीन्स के वो इन्वॉल्व है। ठीक है, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल। इसकी टाइप्स भी हमने पढ़ी थी। तो इससे कोलैबोरेटिव स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, हर बच्चे को अपना टास्क पता होता है। तो ये सारे तो इसके फीचर हैं, लेकिन कंपटीशन कोऑपरेटिव लर्निंग का फीचर नहीं होता। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये उस बुक में भी मौजूद था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के अपोनेंट हैं, अपोजिट हैं, एंटो हैं, ये कोऑपरेटिव और कम्पिटिटिव मॉडल। ये याद है आप लोगों को? कोऑपरेटिव मॉडल इज़ एन अल्टरनेटिव टू कम्पेटिटिव मॉडल, याद है? ये बात मैंने बताई थी आप लोगों को। तो ये वही वाली बात है, यूँ भी पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि विच वन इज़ अपोजिट टू कोऑपरेटिव लर्निंग, या कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ अल्टरनेटिव टू। ठीक है, तो कम्पेटिटिव मॉडल या कंपटीशन होगा जवाब, या कम्पेटिटिव मॉडल इज़ अल्टरनेटिव टू। अगर ये स्टेम है तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? कोऑपरेटिव लर्निंग होगा। टीचर हु यूटिलाइज क्वेश्चन दैट हैव वन आंसर। अब देखें, 2 तरह के सवाल होते हैं, एक होते हैं कन्वर्जेंट, एक होते हैं डाइवर्जेंट। अब एक ऐसा सवाल जिसका सिर्फ एक ही जवाब है, पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को, कोई और इसका जवाब नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान की मुआशी बदहाली की वजूहात क्या हैं? आप इस वक्त 50-60 लोग मौजूद हैं, तो 60 के 60 लोग क्या करते हैं? फ़र्ज़ करें जवाब देते हैं मुमकिन है सबका ठीक हो, वो डाइवर्जेंट होगा। यानी ऐसा सवाल जिसके मल्टीपल आंसर हों वो डाइवर्जेंट, या जो इसके उल्ट होता है, जो कन्वर्जेंट होता है, उसका सिंगल आंसर होता है। दैट हैव ओनली वन आंसर, ये कन्वर्जेंट होता है। इसी तरह अगर ये वर्ड कहीं और यूज़ हो जाता है, किसी भी जगह पे ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट यूज़ होता है, तो इट मीन्स क्या होगा? कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? किसी एक नुक्ते के ऊपर फोकस किया जा रहा है, और
डाइवर्स जैसे फैलना, फैलाव से है, तो उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं। टेस्टिंग इन विच स्कोर्स आर कंपेयर्ड विद सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। दो तरह के टेस्ट होते हैं, एनआरटी एंड सीआरटी। एनआरटी में हम क्या करते हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चों के साथ मेजर करते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है एनआरटी में। एनआरटी में जो बच्चे हैं उनके स्कोर्स जो है उनको जो है परसेंटाइल रैंक इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सीआरटी में सेट स्टैंडर्ड, किसी लर्निंग टास्क, किसी असाइनमेंट के इसके साथ बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। परसेंटेज रैंक इसके अंदर यूज़ होता है और इसमें हम ग्रुप जो है रैंकिंग करते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअल रैंकिंग करते हैं एनआरटी में। तो इसका जवाब है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ है तो ऑब्वियसली ये सीआरटी यानी क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन या टेस्ट होगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है जी? सेंट्रल टेंडेंसी हम कैसे मेजर करते हैं? क्विकली कोई बता दे मुझे, जल्दी जल्दी बताया करें जी। ये ओस्ट जो होती है, औसत, मीन, इसके अलावा भी और भी हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी होती है एक, और सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो दोनों को किस तरह से हम मेजर करते हैं जी? कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं? मीन है, मीडियन है, मॉड है, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। ये क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस तरह जो हमारा वेरिएंस है वो क्या है? मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी होता है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग द टिपिकल और एवरेज स्कोर ऑब्टेन्ड बाय योर स्टूडेंट। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू वो हम देखना चाह रहे होते हैं। अब जैसे रेंज देखें तो रेंज में हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस होता है, तो वो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, ठीक है। इसी तरह जो वेरिएंस है वो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है। स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये तीन चीज़ें मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में आती हैं, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसको कहते हैं? किसके स्क्वायर रूट को स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है जी? वेरिएंस के स्क्वायर रूट को स्टैंडर्ड। यस। अच्छा, इसी तरह मीन यानी औसत, एवरेज जिसे हम कहते हैं, मॉड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और मीडियन सेंट्रल वैल्यू, ये तीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, याद रखिएगा। तो क्या मकसद होता है हमारा? एवरेज स्कोर, सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करना। तो द टिपिकल और एवरेज स्कोर ऑब्टेन बाय योर स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का। तो नॉलेज एंड स्किल दोज लीड टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाज स्लोगन ऑफ एसेंशियलिज्म। ये मैंने पहले बताया था उस दिन आपको लास्ट पेपर में। एकेडमिक सब्जेक्ट मैटर वाज स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय। अब चार जो बुनियादी फ़िलासफ़ीज़ है ना, जो हमारी एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं, उनमें सबसे पहले कौन सी है? पेरिनियलिज्म, दूसरी एसेंशियलिज्म, फिर प्रोग्रेसिविज्म और फिर रिकंस्ट्रक्शनिज्म। ये चार हमारी एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ हैं। अब जो पेरिनियलिज्म है, मैं बहुत क्विकली आपको बता रहा हूँ, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पेरिनियलिज्म किसने दी थी जी? पेरिनियलिज्म किसने दी है जी? पुराने स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हचन्स है सर। रॉबर्ट हचन और रॉबर्ट हचन्स और एसेंशियलिज्म किसने दी है जी? हचन्स जी, एसेंशियलिज्म किसने दी है? जल्दी से एडलर जी? विलियम बैगले विलियम बैगले। प्रोग्रेसिविज्म किसने दी है? बैगले ने सर। सर विलियम बैगले जी। एसेंशियलिज्म की सॉरी प्रोग्रेसिविज्म किसने दी है? जल्दी जल्दी बताएं। सर जॉन डेवी ने। और रिकंस्ट्रक्शनिज्म किसने दी है? जॉन पॉल नहीं जी, जल्दी बताएं किसने दी है? क्या जी? जॉर्ज काउंट और फ्रायर नहीं, जॉर्ज फ्रायर नहीं है। ये जो जितनी भी हमारी फ़िलासफ़ीज़ हैं, चाहे वो जनरल हैं या एजुकेशनल हैं, इन सब के जो फाउंडर्स हैं इनके नाम याद रख लें।
ये 2 नंबर का सवाल आपका कन्फर्म इसमें से आएगा, ठीक है, 1 या 2 नंबर का। चलें, ये एकेडमिक सब्जेक्ट मैटर वाज स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय, एकेडमिक सब्जेक्ट मैटर किसने रिकमेंड किया? एसेंशियलिज्म ने, यानी इनका फोकस किस चीज़ के ऊपर था? एकेडमिक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर था। अच्छा, इसके साथ साथ इनका जो फोकस है वो कल्चर और ट्रेडिशन के ऊपर था, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाला। ऑन्टोलॉजी डील्स विद क्वेश्चन, ऑन्टोलॉजी का के कौन से क्वेश्चन होते हैं? ऑन्टोलॉजी स्टडी ऑफ रियलिटी, यानी इंसान क्या है, कायनात क्या है, ये सोलर सिस्टम क्या है, एस्ट्रोनॉमिक जो नॉलेज है ये क्या है, अल्लाह ताला की ज़ात जो मौजूद हैं, मुतलकुल अनान ज़ात हैं, वो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जो इल्म है, तो ये रियलिटी इससे डील करती है। तो ऑल ऑफ दीज इसका जवाब है। नॉलेज गेन थ्रू इनसाइट, इंट्यूशन नॉलेज, वो नॉलेज जो हमें बैठे बैठाए मिलता है, यानी वो जिसे हम कहते हैं ना कि तख़य्युल, आप बैठे बैठे कुछ आपके दिल में बात आती है और वही हो जाता है, वो इंट्यूशन या इनसाइट कहलाता है। नॉलेज गेन थ्रू इनसाइट इज़ नोन एज इंट्यूशन नॉलेज। ये जो नॉलेज की 4-5 टाइप्स है ना, एम्पिरिकल नॉलेज है, अच्छा इसी तरह जो है डिडक्टिव नॉलेज है, इंडक्टिव नॉलेज है, इंट्यूशन नॉलेज है, और इसकी कौन सी टाइप है? एम्पिरिकल नॉलेज हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है जी। सेंसरी नॉलेज सर। हाँ, सेंसरी नॉलेज, उसी को एम्पिरिकल कहा जाता है। अथॉरिटी जो है वो कहा जाता है जब आप किसी सीनियर से, एल्डर से, स्कॉलर से जो नॉलेज आप गेन करते हैं वो अथॉरिटी नॉलेज होता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज इज नोन एज डी कोडिंग। इनकोड करना, आपके जो जहन में ख्यालात हैं, जो अब मेरे जहन में अल्लाह ताला ने जो इस वक्त मुझे इल्म दिया हुआ है, मैं अपनी ज़बान पे जो लाना चाह रहा हूँ, इट इज़ नोन एज इनकोडिंग, ठीक है। मेरा चैनल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप, ठीक है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे उन अल्फाज को जो आप तक पहुँच रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपके कानों के अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि ये उसको सुनने के बाद आपके दिमाग को भेजते हैं, और आपके दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि जो कि आपको बताता है कि भाई नईमुल्लाह फ़ारूकी आपसे क्या बातें कर रहा है, गपशप तो नहीं छोड़ी जा रहा है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं जनाब वाला आपको कहूँ कि ये चैनल है, तो आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको एक सलाहियत दी हुई है कि वो सही को एक्सेप्ट करता है, गलत को नहीं करता। तो डी कोडिंग कहते हैं मैसेज को सुनना और अंडरस्टैंड करना। इन कोडिंग कहते हैं दिमाग के अंदर जो ख्यालात हैं उनको अल्फाज की शक्ल देना। अब उसके बाद आप जो मुझे कहते हैं कि सर नहीं ये है, इस तरह नहीं, इस तरह है, हमें बहुत अच्छी समझ आ रही है, इट इज़ नाउन एज फीडबैक। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसके? कम्युनिकेशन प्रोसेस के। अली इज़ अ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड, ही इज़ एक्सप्लेनिंग हिज फादर दैट हिज इस्लामिक स्टडीज़ बुक नीड्स टू बी रिपेयर्ड, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, ये अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, एक होती है अपवर्ड, एक होती है डाउनवर्ड, एक होती है डायगोनल। अब जो यानी एक होती है हॉरिजेंटल, एक होती है लेटरल, और एक होती है डायगोनल। जो यानी जो वर्टिकल होती है ना, वर्टिकल कौन सी होती है? यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। बच्चे अपने वालिदैन से गुफ्तगू कर रहे हैं, वालिदैन बच्चों से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये क्या कहलाएगी? वर्टिकल कहलाएगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है अपवर्ड, एक होती है डाउनवर्ड। अपवर्ड से क्या मुराद है? अली बात कर रहा है किससे? अपनी अम्मी या अबू से, और अम्मी अबू बात कर रहे हैं अली से, वो डाउनवर्ड हो जाएगी, ये वर्टिकल। अच्छा, लेटरल या हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? ये वो कम्युनिकेशन है जो सेम लेवल पे होती है। अम्मी और अबू आपस में बात कर रहे हैं, ये लेटरल या हॉरिजॉन्टल होगी। बहन भाई सिबलिंग्स आपस में बात कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल होगी। क्लासमेट आपस में, आप लोग आपस में जब मैं नहीं होते तो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। मुझसे आप बात करते हैं, अपवर्ड होगी। मैं आपसे इस वक्त जो मुखातिब हूँ, डाउनवर्ड होगी। एक होती है डायगोनल, आप भी शुरू हैं, मैं भी शुरू हूँ, कोई मेरे साथ, कोई आपस में, जैसे क्लास में बस सेशन होता है, बच्चे लगे होते हैं कोई टीचर के साथ, तो वो होती है डायगोनल, जिसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों शामिल होती हैं। इस तरह एक होती है इंटरपर्सनल और एक होती है इंट्रापर्सनल। जब आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं, वो इंट्रापर्सनल होती है। यानी रात को सोते वक्त मुहासबा किया करें अपने हर एक दिन का कि आज जो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं,
तो मैंने जो है जो अगर खुदा न खास्ता अगर अल्लाह ताला आज मुझे अपने पास बुला लें, बल्कि जाना है, अल्लाह ने एक दिन करना है, इसके साथ खुदा न खास्ता तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक दिन जो है हर एक को बुलाना है। तो मुहासबा करना, वो जो हम रात को अपने आंखें बंद करके आंखों के ऊपर बाजू रख के कभी कभार सोचते हैं, रोज़ाना सोचा करें, सिर्फ 1 मिनट के लिए भी ना, अपने लिए, मतलब कि मैं क्या हूँ, कितना मेरा ज़िंदगी गुजर गई है, ये रोज़ाना सोचा करें। तो ये होती है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, अपने आप से बातें करना, ठीक है। और होती है इंटरपर्सनल, जिस वक्त हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इंटरपर्सनल है, ठीक है। अभी आप जो सोच रहे हैं कि हाँ मुझे करना चाहिए, वो आपकी इंट्रापर्सनल हो जाएगी। एक होती है एक्स्ट्रा पर्सनल, जब आप ऐसे यानी इंसानों से हट के, अपने जानवरों से, अपने बर्ड से, अपने जो पेट हैं उनसे बातें करते हैं, तो वो आपकी एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन हो जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है द बेस्ट मेथड ऑफ, जी जी सर ये लेटरल और हॉरिजॉन्टल जो है ये सेम लेवल पे होती है? ये सेम है, इनके यानी एक चीज़ के 2 नेम हैं, यस सेम लेवल पे। यानी जैसे बच्चे आपस में गुफ्तगू करेंगे ना एक दूसरे से, वो हॉरिजॉन्टल होगी, टीचर आपस में बातें करें। इससे मुताल्लिक एक और सवाल था कि जो सजेशन बॉक्स होता है ना, वो किसकी एग्जांपल है? अब आप बताएं किसकी एग्जांपल होगी? अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल, डायगोनल? जी जल्दी से। अपवर्ड। और जो नोटिस बोर्ड होता है वो किसकी एग्जांपल है? सर डाउनवर्ड। रेडियो किसकी एग्जांपल है? बल्कि वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, चलें बता देता हूँ। एक होती है मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन कहते हैं जब किसी भी कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम के थ्रू आप बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों से मुखातिब हो, टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, ठीक है, तो वो मैस कम्युनिकेशन होती है। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग व्हेन यू नीड स्पीड फीडबैक, यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट सम डिस्टॉर्शन एज कम्युनिकेशन पास थ्रू सेवरल पीपल। मुख्तलिफ लोगों से जो कम्युनिकेशन है आपकी पास थ्रू हो रही होती है, उसमें स्पीड भी आप यूज़ कर रहे होते हैं, फीडबैक भी आपको चाहिए होते हैं, डिस्टॉर्शन भी होती है, जैसे अभी आज के सेशन में हमारा कुछ टाइम डिस्टॉर्शन में लगा है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है, ई कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ओवरऑल गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? वो तालीम जिसके अंदर जो है ऐसे बच्चे जो डिसेबिलिटीज़ वाले होते हैं, या वो बच्चे जो माइनर कम्युनिटीज़ के होते हैं, उनको जनरल एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। टू इंक्लूड ओनली चिल्ड्रन विद माइल्ड और मॉडरेट डिसेबिलिटीज़ इन जनरल एजुकेशन, ये इसका आंसर है। सेरिब्रल पाल्सी इज़ डिफाइंड एज इम्पेयर्ड मसल कंट्रोल। इसके अंदर जो है मसल जो बच्चे के हैं वो उस पर कंट्रोल नहीं होता। इम्पेयर्ड कंट्रोल से मुराद ये है कि इनकम्प्लीट कंट्रोल, अपने मसल्स के ऊपर उसको कंट्रोल नहीं रहता। ये 2 दफ़ा आ चुका है पेपर में, चलिए वाला। 1 of 250 स्टूडेंट इज़ क्लासिफाइड एज एजुकेशनली ब्लाइंड। इन ऑर्डर टू लर्न दी स्टूडेंट मस्ट रिलाई ऑन। इन बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? यानी ये देखें, बच्चा है, एक बच्चा 250 में से वो ब्लाइंड है, तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? करेक्टिव लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, बोथ। करेक्टिव लेंस ये स्पेशल एजुकेशन में मुख्तलिफ टर्म्स हैं। करेक्टिव लेंस यूज़ किया जाता है उन बच्चों को जिनका विजन का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है द टर्म लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट मीन बीइंग प्लेस्ड इन अ सेटिंग दैट इज़ एज नॉर्मल एज पॉसिबल। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव से क्या मुराद होता है? लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे जो यूँ समझ लें कि आप की जो क्लासरूम है उसमें डिस्टरबेंस नहीं है, और बच्चे की जो 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 उसको चीज़ें चाहिए हैं ना, तो वो सारी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक इंडिविजुअल को क्लासरूम के अंदर। और इसके साथ साथ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट में बच्चे की जितनी भी उसकी डिमांड्स हैं, एजुकेशनल डिमांड्स हैं, वो उसकी फुलफ़िल की जा रही हैं, ठीक है। यानी उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसका इन्वायरमेंट लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। यहाँ भी यानी यूँ समझ लें कि ये जो मॉडर्न हमारा है जिसमें हम जो है वो लेसन प्लानिंग है या क्लासरूम मैनेजमेंट है, वो चाइल्ड बेस कर रहे हैं, तो ये सारे का सारा लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर आता है। यानी एज नॉर्मल एज पॉसिबल। मोस्ट theories of administration are built in assumption that staff have formal representation।
अब देखें जो स्टाफ है उनकी फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 3 मैंने थीरीज आपको बताई थी और ये भी कहा था कि तकरीबन हर पेपर के अंदर इनसे मुतालिक सवाल भी पूछा जाता है। वो थी ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसे फेयर। तो ये अगेन इनसे मुतालिक क्वेश्चन आ चुका है। तो जिसमें स्टाफ को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी तो वो कौन सी थ्योरी होती है? डेमोक्रेटिक थ्योरी होती है। अच्छा, आपसे सवाल है जिसमें स्टाफ को खुला छोड़ दिया जाता है, जो मर्जी करें जाएं, जो आपका दिल करता है करें, जी कौन सी होगी? सर लेसी फेयर। हाँ ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है कि जो स्टाफ की परफॉर्मेंस है वो मैयर की जाती है जो रूल्स हैं उनको फॉलो ना करते हुए, तो ये कौन सी होगी एडमिनिस्ट्रेशन? डेमोक्रेटिक सर। जी सर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कैसे होगी जिसमें रूल्स फॉलो ही नहीं किए जाते? तो ऑटोक्रेटिक होती है, ऑटोक्रेटिक होगी। ठीक है। लेसे फेयर किस लैंग्वेज का किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है? जी ये सवाल भी आ चुका है पेपर में। जी फ्रेंच है सर। यस फ्रेंच। इसका क्या मतलब है लिटरल मीनिंग? लेट देम टू डू ऑन देयर ओन। बट यानी टीचर अपनी मर्जी से जो करता है करता रहे, हेड का कोई रोल नहीं होगा। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट। बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोसीजर टू अकॉम्प्लिश द डिजायर्ड टाइम मैनेजमेंट चेंजेस, एनालाइज time management practices, decide what needs to be changed to help you by effective instead of busy। तो आपको जो है इफ़ेक्टिव होना चाहिए, आपकी टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपको यूज़ करनी चाहिए और इसके साथ साथ जो आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए जो चेंजेस आप की डिज़ायर्ड चेंजेस हैं तो उनको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए यानी क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ वे से आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, कितना यानी एनालाइज टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से ये मुराद है कि आपको किस एक्टिविटी के लिए कितना टाइम चाहिए। डिसाइड व्हाट नीड टू बी चेंज से मुराद ये है कि कौन सी एक्टिविटी के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए कम टाइम आपने देना है एक्टिव और इफेक्टिव होने के लिए। तो इसमें ऑल ऑफ दीज जवाब है। दिस टर्म इज़ यूज फॉर पीपल हु वर्क एज अ लिंक बिटवीन लोअर एंड टॉप मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल जो मैनेजर होता है ना वो बेसिकली उसका रोल मिडल का होता है। ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये टॉप लेवल फंक्शन है, ये याद रखिएगा। मैनेजमेंट मिडिल भी है और लोअर भी है। ठीक है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है। पंजाब में KPK में। अच्छा, अब जो DO है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो मिडल मैनेजर है और जो हाई स्कूल का हेड है वो लोअर मैनेजर है। तो मैनेजमेंट में लोअर भी और मिडल भी आते हैं जबकि एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल पे होती है। तो यही बात की जा रही है। द टर्म इज़ यूज फॉर पीपल हु वर्क अ लिंक बिटवीन लोअर एंड टॉप लेवल। ठीक है। टॉप लेवल से मुराद एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये मैनेजमेंट होती है। इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। अब जो मैनेजमेंट है इसमें 2 या बातें याद रखें आप, 3 बातें चले मैं आपको बता रहा हूँ। पहला काम इनका मैनेजमेंट का होता है एक तो इम्प्लीमेंटेशन। जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई, सेक्रेटरी ने कहा छुट्टियां कर दें, DO AO हेड छुट्टियां कराएगा। ठीक है। एक पहला काम इनका क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। दूसरा एग्जीक्यूशन। अब छुट्टियां हो गई, कोई स्कूल खुला तो नहीं रह गया प्राइवेट, एग्जीक्यूशन भी है यानी कंट्रोल करना। ठीक है, ये भी है। अच्छा, तीसरा है इन दोनों का मिक्सचर है वो गेटिंग वर्क थ्रू अदर्स। दूसरों से काम लेना, खुद कुछ नहीं, AU ने खुद कुछ नहीं करना होता, आएगा आए बाएँ शाए करके चला जाएगा। ठीक है। डिप्टी DO आएगा आए बाएँ शाए करता हुआ चला जाएगा। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है टू गेट वर्क डन विद एंड थ्रू अदर्स। तो दूसरों से काम लेना। 3 बातें याद, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन एंड गेटिंग वर्क थ्रू अदर। तो यहाँ पे है इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज मैनेजमेंट। Next question, it is based on the total of all the processes through which all the appropriate human and material resources are made available and made effective to achieve the purpose of organization। अब यहाँ पे बात की जाए स्कूल के रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ह्यूमन, दूसरे होते हैं मटीरियल। ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज।
अब ह्यूमन में टीचर, क्लास 4, नायब कासिद, गेट कीपर, क्लर्क, स्कूल काउंसिल, बच्चे, ये उसके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। मटीरियल रिसोर्सेज में बिल्डिंग, क्लासरूम, वाशरूम, प्लेग्राउंड, बाउंड्री वाल, बिजली, पानी, पंखे, ठीक है, ये सारे के सारे, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हेड ऑफिस एक्सेट्रा, ये सारी कैंटीन, ये उसके मटेरियल रिसोर्सेज हैं। अब मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट? क्या हाई स्कूल का हेड देता है बिल्डिंग स्कूल को? नो। क्या फर्नीचर हाई स्कूल का हेड देता है अपने फंड से? नो। कौन देता है? एडमिनिस्ट्रेशन। पंजाब से अप्रूवल मिलती है सेक्रेटरी से, सेक्रेटरीट से, पेशावर से अप्रूवल मिलेगी, ठीक है, तो सूबों को रूम्स, डिस्ट्रिक्ट्स को, स्कूल्स को रूम्स दिए जाएंगे, फर्नीचर दिया जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? मेड अवेलेबल, ठीक है, एंड मेड इफेक्टिव टू अचीव द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, रिसोर्सेज को दस्तियाब बनाना। इवेलुएशन इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ आउंस एंड अदर वर्थ इज रोल परसेप्शन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है रोल परसेप्शन का। परसेप्शन किसको कहते हैं? जल्दी से कोई बताएगा? The product of sense. Yes, the product of sense is perception, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना, जैसे सेंस परसेप्शन, सेंसरी लर्निंग, ठीक है, सेंसरी एक्सपीरियंस, एम्पिरिकल नॉलेज, ये चार चीज़ें एक ही बात है, याद रखिएगा। मैं पहले भी कई दफ़ा बताया, एम्पिरिकल नॉलेज, सेंस परसेप्शन, सेंसरी नॉलेज, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, एक ही बात, सिनोनिम है सारे। तो यहाँ पे बात है रोल परसेप्शन की, ठीक है। इवेलुएशन इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ आउंस एंड अदर वर्क, यानी आप परसीव कर रहे हैं कि मैंने जो किया वो कितना ठीक है, दूसरे जो कर रहे हैं उनके जैसा मैं कर सका या नहीं कर सका, तो अपने रोल को परसीव कर रहे हैं आप, ठीक है, अपने रोल को आप क्या कर रहे हैं? परसीव कर रहे हैं, यानी आप देख के, सुन के, ठीक है, आप अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे की परफॉर्मेंस के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं अच्छा किया, बुरा किया, रोल परसेप्शन। आर डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ स्टाफ मेंबर्स रेफर्स टू, ये लेसेस फेयर है कि आप सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग है ये आप किसको दे देते हैं? अपने स्टाफ मेंबर को दे देते हैं। तो ये लेसेस फेयर का जो है वो मेथड इसमें जो हमारी थ्योरी है वो आती है। एवेलुएशन ऑफ वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट इज अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, ठीक है, यानी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको आप फुलफिल ही नहीं करें, आप उनको देख ही नहीं रहे, आपने उनको साइड पे फेंका हुआ है, आप कहते हैं जो टीचर कर रहे हैं करते रहें। तो ये है वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट, अपने टीचर्स के वर्क को कैसे अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव, कोई उन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो ना करते हुए। तो ऑटोक्रेटिक में भी आपका पहला फोकस ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट होता है, डेमोक्रेटिक में भी शेयरिंग से जो है वो अचीवमेंट होती है गोल्स की। जैसे फिर में आप कहते हैं बस ठीक है जैसे हो रहा है चलता जाए, कोई नहीं, बाकी दुनिया ने कौन सा आसमान पे पहुंच गई है, चांद पे पहुंच गई है, जो मैं रह गया हूँ। तो ये होता है लेसे फेयर के अंदर। एनी एडमिनिस्ट्रेटर डिक्टेशन, ये चलें ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, आप में से कोई मुझे इसका बताएगा, जो पहले नहीं बताते वो बोलने की कोशिश करें। एनी एडमिनिस्ट्रेटर्स डिक्टेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड जॉब असाइनमेंट, ये कौन सी होगी? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या लेसे फेयर? जी यस, ऑटोक्रेटिक होगी। इसको अथॉरिटेरियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन इसमें, जिसमें डिक्टेटर स्टाइल होगा, ठीक है। लीडर पर्सनली इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट, तो लीडर अपनी मर्जी से पर्सनली खुद इवेलुएट करता है, ये भी अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है। वो खुद जो है हर काम खुद करने की कोशिश कर रहा होता है, दूसरों को जिम्मेदारी नहीं देता, तो पर्सनली इवेलुएट कर रहा है, ये भी क्या कहलाएगी? अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। देयर इज अ स्पॉन्टेनियस evaluation performance by other colleagues with no appraisal system, यानी आप अप्रेजल से मुराद यहाँ पे एप्रिसिएशन या तारीफ नहीं है। अप्रेजल का क्या मतलब होता है? जल्दी बताइए। असेसमेंट या इवैल्यूएशन होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे वो इवैल्यूएट नहीं कर रहा। देयर इज स्पॉन्टेनियस इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस बाय अदर विद नो अप्रेजल सिस्टम, यानी फॉर्मली कुछ चेक नहीं कर रहा। सरसरी आएगा ऐसे जी के बाद ठीक है जी हो रहा है काम, हाँ हो रहा है, आगे चला जाएगा, वहाँ धूप पे बैठ के चाय पिएगा। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस इवैल्यूएशन है,
अचानक से वो जाएगा, नो अप्रेजल सिस्टम है, तो ये कौन सी होगी? लेसे फेयर होगी। उसके बाद एन एबिलिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन इन सोशल साइट एक्शन टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज एक्शन इन सो डूइंग टू इवोक कोऑपरेशन इन स्कूल। अब देखें जब वर्ड इवोक आएगा, वर्ड मोटिवेट आएगा, ठीक है, और वर्ड जो है इसके अलावा कौन सा आ सकता है? इनकरेजमेंट आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली लीडर का रोल होता है। लीडर क्या करता है कि उसमें जहाँ पे कोई काम हो रहा है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो लीडर इवोक करता है कोऑपरेशन, यानी उनको मोटिवेशन से उनके अंदर ये चीज़ जो है उजागर करता है ताकि वो अपने ग्रुप गोल्स अचीव करें। तो ये लीडरशिप की डेफिनेशन है, यानी लीडरशिप का करैक्टर है। एबिलिटी करैक्टर को कहते हैं। एन एबिलिटी ऑफ डिसीजन इन साइट एक्शन टू प्लान ऑर्गेनाइज action and in so doing to evoke cooperation in schools is leadership. A headmaster's school wide division of work. अब division of work जो है वो job specialization या jobs इसका जो है specification भी इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। यानी एक हेडमास्टर का जो वो वर्क को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी मिडिल वाले टीचर्स को, हाई प्राइमरी वाले टीचर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करके दे रहा है। इसको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन से मुराद हर एक का अपना काम है भाई, ठीक है, दूसरे उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ये जॉब स्पेशलाइजेशन कहलाता है, डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है द राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर्स इज़। ये क्या चीज़ है कि दूसरों को आप डायरेक्ट कर रहे हो, यानी आपके पास अख्तियार है कि आप फैसला भी करें और आप दूसरों को कहें कि ऐसा करें, तो ये अख्तियार इसे हम बोलते हैं ना, कि उसके पास अख्तियार है तो वो ऐसा करा रहा है, अख्तियार अथॉरिटी को कहते हैं। तो राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डायरेक्टिंग अदर, ये क्या है? अथॉरिटी है। ड्यूरिंग स्कूल आवर्स द पेरेंट्स शुड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। पेरेंट्स को किससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए? सबसे पहले हेड टीचर से। वो बता सकता है कि टीचर जिससे आप मिलना चाह रहे हैं वो क्लास में है, वो आज छुट्टी पे है, वो आया या नहीं आया, या किसी और एक्टिविटी में इंगेज है, वो किस वक्त फ्री होगा। तो ऐसे बजाय इसके कि टीचर बच्चे के पेरेंट घूमते रहें कि जी वो एक्स वाई टीचर किधर मिलेगा, एक्स वाई टीचर किधर मिलेंगी, तो वो घूम फिर के पता चले कि वो तो आज आया नहीं है, तो पहले हेड से मिलेगा। नॉन पेनिटिव रिस्पॉन्स टू गेट स्टूडेंट ऑन टास्क। एक होता है माइल्ड रिस्पॉन्स, एक होता है स्फेयर रिस्पॉन्स। माइल्ड रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि आप बच्चे को कहते हैं कि जी 3 मरतबा सिट स्टैंड करें, ठीक है, इस होमवर्क को 3 मरतबा लिख के दें, इसमें कोई सज़ा नहीं है, फिजिकल पनिशमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये होता है माइल्ड रिस्पॉन्स। दूसरा है रेप्रिमेंडिंग स्टूडेंट टू हेल्प टू रीस्टोर ऑर्डर इन क्लासरूम। अब ये स्फीयर रिस्पॉन्स है, बच्चे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो आप उनको क्या करते हैं? सख्ती से पेश आते हैं, तो ये सीवियर रिस्पॉन्स आपका होगा, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन स्कूल कम्युनिकेशन। अब यही सवाल थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था आपसे कि बच्चे जब सवाल कर रहे हो या आप उनसे सवाल कर रहे हो और वो आपको जवाब दे रहे हो, तो ये किस चीज़ का साइन होता है? बेसिकली ये एक्टिव लिसनिंग या एक्टिव लर्निंग होती है। एक्टिव लिसनिंग इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। पैराफ्रेजिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन। पैराफ्रेज किसको कहते हैं? यानी एक बात जो मैं कर रहा हूँ ना उसको अपने अल्फाज में मुख्तलिफ एक वे में बयान करते हैं बच्चे, ठीक है। ये साइन होता है किस चीज़ का? एक्टिव लिसनिंग का, आस्किंग। ये सवाल पेपर में आ चुका है कि एक्टिव लिसनिंग का साइन क्या होता है? आस्किंग क्वेश्चन, कि बच्चे आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। थियरी एक्स एंड वाई फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन वाज डेवलप्ड बाय मैकग्रेगर ने दी थी, और थियरी जी जो है वो डॉक्टर विलियम ऑची ने दी थी। ये मैंने बताया था पहले भी आपको कि ये इम्पोर्टेंट है। फ़िलासफ़ीज़ जिसने दी हैं, तो इन चारों फ़िलासफ़ीज़ जैसे जो मैं बता देता हूँ, पेरिनियलिज्म सबसे पहले, आइडियलिज्म है प्लेटो ने दी है, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आइडियलिज्म है, फिर रियलिज्म है, अरिस्टोटल ने दी है, फिर प्रैग्मेटिज्म है, चार्ल्स एंडर्स पायर ने दी है, नेचुरलिज्म है, ये रोसो ने दी है, और कौन सी है? एग्जिस्टेंशियलिज्म जी, वो किसने दी है? एग्जिस्टेंशियलिज्म किसने दिया? मेरे ध्यान से नाम निकल गया, किसी को याद है तो? किरगार्ड ने दी थी। हाँ, किरगार्ड ने दी है।
और इसी तरह पेरिनियलिज्म जो है रॉबर्ट हचर ने दी है। और इसके बाद जो है एसेंशियलिज्म किसने दी है? विलियम बैगले ने दी है। प्रैग्मेटिज्म उसने दी है जॉन डेवी ने, और थ्योडर ब्रामेंड ने रिकंस्ट्रक्शनिज्म दी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी थियरीज़ हैं, इनमें से अक्सर पूछा जाता है पेपर में, तो ये आप याद कर लें इनके नाम भी। इसी तरह ये जो थियरी एक्स वाई है मैकग्रेगर ने दी है, थियरी जो जी है वो विलियम ऑची ने दी है। अच्छा, इसी तरह ऑपरेशनल मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये किसने दी है जी? टेलर ने दी है। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट ये हेनरी फ्योल ने 14 इसके जो है वो कंपोनेंट भी बताए हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी। ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी का दूसरा नाम क्या है जी? मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी इसका दूसरा नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बातें जो भी मैंने आपको बताई हैं। लाजमी नहीं है कि वही क्वेश्चन जो यहाँ पे पेपर में मौजूद हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं वर्बली बता रहा हूँ ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इसको नोट डाउन कर लिया करें। रिसर्चर कलेक्टेड सैम्पल फ्रॉम मैनी स्टूडेंट अवेलेबल इन द क्लास, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। ये मैंने बताया था उस दिन भी आपको जब इसकी टाइप्स में बता रहा था कि कन्वीनियंस में वो क्या करता है कि जो उसके पास इजीली अवेलेबल होते हैं, अब क्लास में सारे बच्चे उसको इजीली अवेलेबल है, तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग होगी। मिसकंसेप्शन दैट ऑल एरियाज हैव बीन नाउन ड्यू टू अनलिमिटेड प्रॉब्लम, ये इसके कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, कि सारे एरियाज जो है हमें पता है, ये हमारा एक मिसकंसेप्शन होती है कि मुझे तो इसका पता है, ठीक है, मैं तो इसके बारे में जानता हूँ, तो ये हमारे काफ़ी सारे इसके पीछे प्रॉब्लम होते हैं, कोई एक प्रॉब्लम नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट व्हाट इज़, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहती है व्हाट इज़, यानी दूसरे अल्फाज में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रेजेंट को डिस्क्राइब करती है, हिस्टोरिकल रिसर्च पास्ट को करती है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फ्यूचर को करती है, ठीक है। यानी अगर हम इसको यूं करें कि डिस्क्रिप्टिव व्हाट इज़ है, या फिर प्रेजेंट, हिस्टोरिकल व्हाट वाज या पास्ट को, एक्सपेरिमेंटल व्हाट वुड बी या फ्यूचर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। एम्प्लॉयज आर लेजी बाय नेचर इज अप्रोच ऑफ लीडर, एम्प्लॉयज लेजी होते हैं, थियरी एक्स या ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन तीनों इसके नेम हैं, तो उसमें वर्कर काम नहीं करना चाहते, इसलिए जो मैनेजर होता है वो डिक्टेटर होता है, ठीक है। वर्कर्स लेजी होते हैं, दे डोंट लाइक टू वर्क, वो काम करना पसंद नहीं करते, इसलिए फिर डिक्टेटर आता है, ताकि वो क्या करे, इम्प्लीमेंट करा सके रूल्स को और फॉलो कर सके डिसिप्लिन को। डिसीजन आर मेड बाय द लीडर आफ्टर कंसल्टेशन, ये डेमोक्रेटिक मॉडल होता है, ये हम पहले देख चुके हैं। अच्छा, हेडमास्टर्स रोल ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस, हेडमास्टर किस तरह का रोल प्ले करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रोल भी होता है उसका। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब जैसे हमने पढ़ा ना, हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन भी वो कर रहा होता है। सुपरविजन पॉजिटिव सपोर्ट भी दे रहा होता है, मैनेजमेंट सख्ती से काम भी ले रहा होता है, तो ऑल ऑफ दीज इसका जवाब है। द मेंटल एंड इमोशनल रिएक्शन ऑफ अ पर्सन टू हिज आर हर जॉब, अब देखिए मेंटल या इमोशनल जो रिएक्शन होता है ना, वो हमारी मोटिवेशन होती है, यानी हम अपनी मोटिवेशन की वजह से किसी भी चीज़ को रेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी हम जितने मोटिवेट होते हैं ऑब्वियसली हम उतना उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हमारी मेंटल या इमोशनल रिएक्शन के पीछे हमारी मोटिवेशन होती है। इनफॉर्मल ग्रुप्स कैन वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाइंडिंग ऑफ ह्यूमनिस्टिक रिसर्च अप्रोच है या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ये अप्रोच कहती है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जब ये ग्रुप वर्क करते हैं तो इनके रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल से क्या मुराद है, इनफॉर्मल से मुराद ये है कि जो अचानक से मौके पे बनाए जाते हैं, पहले से फ्रेम्ड नहीं होते। प्लानिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल की जो प्लानिंग है ये इम्पेरेटिव प्लानिंग होती है। इम्पेरेटिव प्लानिंग आई थिंक ये जो 3 से 5 साल की होती है, आई थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन आई थिंक ऐसे ही होती है कि 3 से 5 साल। लॉन्ग टर्म जो होती है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है, इंटरमीडिएट इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो ये इम्पेरेटिव प्लानिंग होती है, ये 2 दफ़ा सवाल आ चुका है पेपर में। द टर्म सोल्जरिंग
for workers teachers who work below their capacities was first developed by Frederick Taylor। तो टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दी थी उसने इसमें एक बात की थी रूल ऑफ थंब की। तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर और रूल ऑफ थंब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिवीजन ऑफ लेबर वही है जो अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर, जॉब स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन। रूल ऑफ थंब की भी इसने बात की थी। तो इसने सोल्जरिंग टर्म इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जिनके पास पोटेंशियल तो है लेकिन उनको इसलिए तरक्की नहीं दी जा रही कि एक थंब रूल है कि जब तक कोई 10 साल नीचे वाली पोस्ट पे काम नहीं करेगा तब तक वो अगली अच्छी पोस्ट के लिए नहीं आ सकता। ये रूल ऑफ थंब यानी स्ट्रिक्ट रूल, जो ग्रुप में भी डिस्कशन हो रही थी आज या कल पता नहीं। तो जो स्ट्रिक्ट रूल होता है कि बस इसी को फॉलो किया, ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, रिप्लेस रूल ऑफ थंब। तो ये सोल्जरिंग के लिए इसने ये बात भी की थी कि जो वर्कर्स अपने पोटेंशियल कैपेसिटी जो उनके पास है उससे भी लो लेवल पे काम करें तो उनको ऊपर आना चाहिए। इसको सोल्जरिंग का नाम दिया उसने। इसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। हेनरी फ्योल को, सॉरी इसको नहीं, वो हेनरी फ्योल को कहा जाता है। एक्रोनिम पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प जो है ये किसने, गुली कोर्विक ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, इसके अंदर जो है वो कितने करैक्टर हैं। P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO ये एक दफ़ा पेपर में आया था कि CO इन पोस्ट कॉर्प स्टैंड्स फॉर, तो इससे मुराद कोऑपरेशन है, ठीक है। R रिपोर्टिंग एंड B बजटिंग। तो टोटल ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इसमें डिफरेंट करैक्टर्स हैं, ठीक है। पोस्ट कॉर्प के अंदर 8 नहीं है 7 है क्योंकि CO एक सिंगल है। द प्रिंसिपल, अच्छा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैक्स वेबर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जर्मन थे ये। द प्रिंसिपल जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एजुकेशनल सिचुएशन फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग। इट वाज गिवन बाय मैक्स वेबर। डेल्फी टेक्निक इन डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ शेयर डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डेल्फी टेक्निक में शेयर डिसीजन मेकिंग मॉडल है ये। इसमें यूँ है कि मुख्तलिफ एरिया से, यानी जैसे अगर फ़र्ज़ करें हम पंजाब में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ना, तो हम सिंध से भी, KPK से भी, AJK से भी, उनके जो मैनेजर हैं उनसे भी मशवरा करेंगे कि आप इस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये होता है कि डिस्टेंस पे मौजूद लोगों से जिनको सिमिलर सिचुएशन जो फेस कर रहे होते तो उनसे भी डिसीजन मेकिंग में उनसे भी मशवरा राय लेना। तो ये शेयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। ग्रेट मैन थ्योरी कहती है कि लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। लीडर जो है वो पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन नासिर सन एक्सप्लेन हिज कार एक्सीडेंट इन सच अ वे दैट ही इज नॉट एट फॉल्ट मेकिंग यूज ऑफ विच बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये है फिल्टरिंग, यानी एक बच्चा जो है उससे कोई गलती हो जाती है तो वो फिर अपनी उस गलती को छुपाने के लिए क्या कर रहा होता है, टाल मटोल से या दाएं बाएं से काम ले रहा है। तो बेसिकली वो फिल्टर कर रहा होता है, सही चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको जो है वो उसका सामना ना करना पड़े, शर्मिंदगी या डांट का। अली वाज just told by mechanic that it will cost Rs 10,000 to fix his car. Ali is upset. Ali's boss calls him to ask him to come see him in his office. He needs to talk to him about something. Ali's boss is going to promote Ali. अब देखें, अली अपनी बॉस की गाड़ी ले गया, फ़र्ज़ करें उसकी गाड़ी कहीं से ख़राब हुई है, मैकेनिक ने उसे कहा 10,000 लगेंगे, ठीक है। अब उसका बॉस ने उसको बुलाया। अब अली, जैसे हम घर में कोई चीज़ टूट जाए ना तो किसी से और हम उसको छुपा के रखें तो फिर वैसे ही कोई नाम ले ले, मतलब कोई बुला ले तो हम समझते हैं कि अच्छा शामत आ गई, पता चल गया, हालांकि वो किसी और काम के लिए बुला रहे होते हैं। तो ये इसी तरह की कंडीशन है कि अली अब इस वजह से खौफजदा है कि उसके बॉस ने उसको नौकरी से निकाल देना है, तुमने तो मेरी गाड़ी बर्बाद कर दी है। हालांकि बॉस क्या सोचना है, अली थिंक्स ही इज गोइंग फायर्ड का मतलब क्या होता है, नौकरी से निकालना। अली इज मिसअंडरस्टैंडिंग दिस ड्यू टू विच बैरियर टू कम्युनिकेशन इमोशंस। अब उसका बॉस क्या करना चाह रहा है, उसको प्रमोशन देना चाह रहा था, तो ये कम्युनिकेशन जो बैरियर था इसमें उसकी इमोशंस थी, ठीक है। व्हेन कम्युनिकेटिंग अक्रॉस कल्चरली यू कैन मिनिमाइज द मिसअंडरस्टैंडिंग। जब आप मुख्तलिफ कल्चर के लोगों से यानी क्रॉस कल्चरली आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो फिर ट्रीटिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग
मेंट हाइपोथेसिस रेदर देन एज अ फैक्ट। तो आप जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को फैक्ट नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कुछ चीज़ों का, कुछ बेसिक्स का, तो आप उसको एज अ हाइपोथेसिस ले रहे होते हैं, आप एज अ फैक्ट नहीं ले रहे होते। सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेटिव, डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन को 3-4 मतलब पहले पूछी जा चुकी है पास्ट पेपर में। तो अल्टरनेटिव सिलेक्शन यानी मुतबादिल का चुनाव, ये डिसीजन मेकिंग होते हैं ना, आपके पास 3-4 चीज़ें अवेलेबल हैं, अच्छा आप ये ड्रेस लेंगी, ये लेंगी या ये लेंगी, तो अल्टरनेटिव तो अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उनमें से एक चीज़ को चुनना है, इंतखाब करना है यानी फैसला करना है। इसको कहा जाता है सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेटिव अमंग मैनी इज डिसीजन मेकिंग। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी विच इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ टीचर्स वाज डेवलप्ड बाय। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जो है वो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने दी थी, ठीक है। दो इसके फैक्टर थे, एक सेटिस्फायर और दूसरे डिससेटिस्फायर। मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर थ्योरी भी इसको कहा जाता है, मैंने आपको लेक्चर में बताया और आपने सुना होगा इसको गौर से वहाँ भी। इसको जो है सेटिस्फायर या डिससेटिस्फायर, टू फैक्टर थ्योरी, डुअल फैक्टर थ्योरी भी इसको कहा जाता है। इन रियलिस्ट स्कूल द करिकुलम वुड बी फोकस रेदरली शार्पली ऑन, ये 2 दफ़ा पेपर में आ चुका है, स्टडीज़ इन नेचुरल एंड बिहेवियरल साइंस। तो इनका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, नेचुरल और बिहेवियरल साइंसेस के ऊपर होता है रियलिस्ट का, ठीक है। जो नेचुरल साइंसेज हैं, जैसे हमारे जिनको आप अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकें, तो चूँकि सेंसरी एक्सपीरियंस का जो पहली मरतबा जो फोकस है वो किसने दिया था, ये अरिस्टोटल ने दिया था। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरी बुक या नोट्स कहीं पे नहीं लिखी हुई मुझे याद आ गई है, फर्स्ट टीचर जो है ना वो अरिस्टोटल को कहा जाता है हिस्ट्री में, ग्रीक हिस्ट्री में फर्स्ट टीचर जो है ग्रीक यूनान यूरोप में फर्स्ट टीचर किसको कहा जाता है, अरिस्टोटल। और सेकंड टीचर अल-फराबी को कहा जाता है आफ्टर अरिस्टोटल, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अल-फराबी सेकंड टीचर, अरिस्टोटल फर्स्ट है, जिन्होंने रियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, या ये जो क्वेश्चन है रियलिज्म के स्कूल्स का, नेचुरल एंड बिहेवियरल साइंसेज। इन एड्रेसिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द करिकुलम प्रैग्मेटिस्ट टीचर वुड मोस्ट लाइकली, प्रैग्मेटिस्ट का क्या फोकस होगा, इनकरेज स्टूडेंट टू एड्रेस इट इज़ एज दे बिलीव दे शुड। तो क्योंकि इनका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है कि चाइल्ड शुड, बच्चा कर सकता है, बच्चे के पास विल है, ठीक है। तो यहाँ पे है, एक तो बच्चे को इनकरेज किया जाएगा कि वो कर सकता है, और फिर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं। तो अवेलेबल ऑप्शन में यही जवाब इसका बनता है कि इनकरेज स्टूडेंट टू एड्रेस इट एज दे बिलीव दे शुड। ओबीडियंस, स्कॉलरशिप, कन्फर्मिंग टू रूल्स एंड नॉर्म्स। अब ओबीडियंस और जो इसको नॉर्म्स को फॉलो करना है, तो करेक्टर बिल्डिंग, ये फोकस था करेक्टर बिल्डिंग आइडियलिज्म का। तो यहाँ पे वही बातें हैं, ओबीडियंस है, कन्फर्मिंग टू रूल्स है या नॉर्म्स है, तो ये तीनों आइडियलिज्म से रिलेटेड है। एम्फेसिस इज गिवन टू लेक्चर मेथड। तो जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड फिलोसफीज़ हैं वो क्या करती हैं, एक्टिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करती हैं, और जो हमारी फिलोसफीज़ हैं जिनमें जो है वो टीचर सेंटर्ड मेथड अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं, वो लेक्चर मेथड पे फोकस करते हैं। लेक्चर मेथड पे, क्रैमिंग कहते हैं रटे लगाने को, रोट मेमोराइजेशन को, तो इन पे फोकस करते हैं। एम्फेसिस इज गिवन टू लेक्चर मेथड इन फिलोसफी ऑफ पेरिनियलिज्म। तो इन जो अवेलेबल ऑप्शन है इन सब में प्रैग्मेटिज्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ होती है। और एग्जिस्टेंशियलिज्म में बच्चे की अपनी मर्ज़ी है, इसमें कोई टीचर का रोल नहीं होता, बच्चा जो मर्ज़ी करना चाहे वो करे, फ्री हैंड होता है बच्चा। दी हॉरिजेंटल रिलेशनशिप ऑफ द करिकुलम एक्टिविटी, ये क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। और ये एक सवाल और था वर्टिकल रिलेशन वाला, वो क्या होता है जी, सीक्वेंस। या सीक्वेंस होगा वो, जो कि उसमें सीक्वेंस डेवलप किया जाता है ना, जिसको हम स्पाइरल सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, जो कि किसने दी थी, ब्रूनर ने दी थी। अकॉर्डिंग टू जनरल फिलोसफी, वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम थिंग्स, रिलेशंस एंड स्पिरिट्स, एक्ट्स, थिंग्स एंड रिलेशंस, थिंग्स, एक्ट्स एंड आइडियाज़। तो इन सब से लिए जाते हैं। वैल्यूज़ हम कहाँ से लेते हैं, रिलेशन से, स्पिरिट से भी लेते हैं, ठीक है, और एक्ट से भी लेते हैं, आइडियाज़ से भी लेते हैं। तो हर एक से हम जो है वो क्या करते हैं,
अपने जो वैल्यूज़ हैं, फिलोसफिकल वैल्यू, एक्सियोलॉजिकल वैल्यूज़ वो लेते हैं। वैल्यूज़ आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल ह्यूमन इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। अच्छा, तो सोशल ह्यूमन इंटरेक्शन कहते हैं प्रैक्टिस को, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने को, ठीक है। तो इंटरेक्शन ऑब्वियसली फिर प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है। अथेंटिक नॉलेज इन रियलिज्म, एम्पिरिकल सेंसेस, ठीक है, सेंस परसेप्शन, ये ऑप्शन होंगे आपके जब भी आपका सवाल होगा रियलिज्म किस से, यानी रियलिस्ट किस पे फोकस करते हैं, कौन से नॉलेज के ऊपर। एम्पिरिकल नॉलेज, मैंने इसके लिए 4 नाम आपको बताए हैं इसके। एम्पिरिकल नॉलेज, सेंस परसेप्शन, सेंसरी एक्सपीरियंस या सेंसरी नॉलेज, ठीक है। तो ये रियलिज्म इस पे फोकस करते हैं। तो ओवरराइडिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म का फोकस होता है कि जो यंग चाइल्ड है उस छोटे बच्चों को ये बताना कि भाई आप अथेंटिक हैं, यानी आपके पास सारी सलाहियतें हैं, आप अपने नफ़े नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो बच्चे को ये बताना कि वो फुली अथेंटिक हैं, उनके पास सोचने समझने और फैसला करने की सिक्कत, कुव्वत, पावर, हिम्मत है। तो ये जो है वो किसका फोकस होता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, एक इंसान को उसकी जो अपनी ज़ात है उसके ऊपर फोकस कराना। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी है। स्किल्स दैट कैन बी अप्लाइड विद कॉन्शियस थॉट्स, तो ऑटोमेटिक बेसिक स्किल्स हैं, यानी कुछ आपकी ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि आपको जो कॉन्शियस थिंकिंग है वो डेवलप करती हैं। अच्छा, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आप जो है सिंपली जो आपकी मेंटल प्रोसेसिंग है वो, अब जो कॉन्शियस थॉट से मुराद यहाँ पे ये है कि आपको एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है ना कि आप उसको समझ सकें और क्रिटिकली उसको एनालाइज भी कर सकें, तो कॉन्शियस ही शऊर के साथ। तो बेसिकली कॉन्शियसनेस हमारा एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ठीक है, यानी ये खुद से आता है कि हम जब किसी भी सिचुएशन में मौजूद होते हैं ना, तो हम अगर फोकस कर रहे हैं तो उसमें जो शऊर है, सही या गलत की पहचान जब हमारे दिमाग में आ रही होती है तो वो ऑटोमेटिकली आ रही होती है। तो ऑटोमेटेड बेसिक स्किल्स हैं ये। उसके बाद परसेप्शन में बी बेस्ट थ्रू द मीनिंग वी अटैच टू सेंसरी इंफॉर्मेशन, यानी ये अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि परसेप्शन किसको कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, जैसे मुदस्सर ने कहा, प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग को, ये प्रोडक्ट ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस को। तो जो आपने अपने सेंसेस के ज़रिए एक्सपीरियंस किया उसके प्रोडक्ट को, या जो मीनिंग है आप अपने सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को, मसलन मैं आप परसेप्शन अपनी बताता हूँ कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, सुन भी रहा हूँ कि कितने लोग मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, 2 से 3 कर रहे हैं, 4-5 कर रहे हैं, बाकी लोग चुप करके सुनते हैं, ठीक है। तो जो इन्वॉल्व होते हैं तो वो बहुत इंशाल्लाह ताला आगे जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ पहले से, क्योंकि उनको इंटरव्यू में बहुत ये चीज़ हेल्प आउट करेगी। अच्छा, अब मेरी परसेप्शन ये है कि बाकी लोग जो है ना वो पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, ये लोग जो है ना इनको सही समझ आ रही है जो मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये है मेरी परसेप्शन। कैसे पता चला? आपके जवाब सुनने के बाद, ठीक है। आप बोलते हैं तो आपका जो आईडी है उसके ऊपर ब्लू जो लाइन है वो हाईलाइट होती रहती है, मुझे पता चल जाता है, तो मैं देख भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ। तो परसेप्शन मैंने क्या डेवलप की है, इन लोगों को सही समझ आ रही है बाकियों की निस्बत। तो इसी तरह जो आप अपने सेंसेस के ज़रिए देखते हैं उसको जो मीनिंग देते हैं वो आपकी परसेप्शन होती है। कंप्रीहेंशन शुड प्ले प्रोसीड मेमोराइजेशन, सो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर हेल्पिंग यूर स्टूडेंट लर्न देयर मटेरियल इज़ टू मेक इट मीनिंगफुल। तो कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है जी? अंडरस्टैंडिंग या मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। तो यहाँ पे भी वही बात की जा रही है कि अगर आप कंप्रीहेंशन डेवलप करना चाहते हैं तो उसको मीनिंगफुल रखें अपने वर्क को। अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब पीपल्स अवेयरनेस ऑफ देयर ओन इंटेलेक्चुअल फंक्शनल मॉनिटरिंग ऑफ फ्लो, हाउ इफेक्टिवली दे आर लर्निंग, इसको हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या है कि जब हम अपनी सोच के ऊपर एक सोच डेवलप करते हैं, ये सवाल भी 2 दफ़ा पेपर में आ चुका है, एक दफ़ा यहाँ एक और जगह पे आया था। थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग इज़ नाउन एज मेटाकॉग्निशन, यानी अपनी सोच के बारे में सोचना। यहाँ पे है कि आप डिस्क्राइब करें अवेयरनेस को
अपनी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को, ठीक है, कि क्या आप समझ रहे हैं, क्या जो आपके पास पहले से एक नॉलेज थी, वो जो पहले आपकी मेमोरी थी, जो बात पहले आपने सुनी हुई थी, और आज जो यहाँ सर मुझे बता रहे हैं, दोनों में कोई कंपैटिबिलिटी है, ठीक है, बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखें, आप पहले वाली और मेरे वाली जो बात की है, दोनों आपके दिमाग में पहुँच चुकी है, तो दोनों के ऊपर सोच रहे हैं, थिंकिंग अबाउट ऑन थिंकिंग, ठीक है, ये मेटाकॉग्निशन होती है। अच्छा, मिस्टर शिराज बिगिंस हिज साइंस class by mixing baking soda with vinegar and tells his student to experiment at their stations and record their finding. This is an example of guided discovery के example है, यानी वो दे रहा है दो चीज़ें, बेकिंग सोडा और विनीगर दे रहा है, और उन्हें कह रहा है कि इसको मिक्स करें और इसकी जो आउटपुट है वो देखें क्या इसका रिजल्ट आता है। तो वो साथ गाइड भी कर रहे हैं कि कैसे इसको करना है। तो ये गाइडेड इंस्ट्रक्शन है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन उस वक्त होती कि वो सिर्फ उनको बात बताता, वो कुछ ना करते। ड्राइंग कंक्लूजन बाय अप्लाइंग द रूल्स और प्रिंसिपल, ये डिडक्टिव रीजनिंग है कि आप जो है कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं रूल से, ठीक है, यानी एग्जांपल्स की तरफ जा रहे हैं। डिडक्शन है स्टूडेंट हु लाइक टू स्टडी विद म्यूजिक ऑन आर्ट डिमॉन्स्ट्रेटिंग एन एग्जाम्पल, तो वो बच्चे जिनको म्यूज़िक का शौक़ होता है, वो क्यों होता है, उनकी प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, तो इसको लर्निंग प्रेफरेंसेस कहा जाता है। किसी को म्यूज़िक में, किसी को आर्ट में, किसी को राइटिंग में, किसी को स्पोर्ट्स में। व्हेन टीचर्स ऑफ रेगुलर एजुकेशन क्लास हैव सेवरल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज in their class for a part or all of the day, they are involved in mainstreaming. इंक्लूसिव एजुकेशन में टर्म यूज़ होती है, वर्ड यूज़ होता है मेन स्ट्रीमिंग। इंक्लूसिव एजुकेशन किसको कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ, क्या है? प्रोसेस ऑफ क्या करना, किस चीज़ को? जो स्टूडेंट हमारे डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनको, और माइनॉरिटीज़ वाले को कहाँ बिठाना? स्पेशल एजुकेशन वालों को, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहाँ बिठाना? जनरल एजुकेशन में। वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब एक ऐसा क्लासरूम जिसमें नॉर्मल और जो डिसेबिलिटीज़ वाले स्पेशल बच्चे मौजूद हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम होगा या इंक्लूसिव स्कूल होगा। तो मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है? मेन स्ट्रीमिंग बेसिकली जब एक टीचर यानी इनको शामिल कर लेते हैं ना, मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं किसको है? स्पेशल एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, ये उस कैटेगरी के होते हैं जो स्पेशल एजुकेशन में पढ़ना जिन्होंने होता है, उनको जब आप यहाँ पर लेकर आते हैं ना, तो ये मेन स्ट्रीमिंग कहलाता है। मेन स्ट्रीमिंग या मेन स्ट्रीम स्कूल हमारे कौन से होते हैं? यही जनरल एजुकेशन वाले। इनमें जब आप उन बच्चों को भी साथ बिठाते हैं तो इनको मेन स्ट्रीमिंग कहा जाता है। यहाँ पे वर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन भी आ सकता है और मेन स्ट्रीमिंग भी आ सकता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यानी जनरल एजुकेशन की तरफ जो स्पेशल एजुकेशन से हम बच्चे लेकर आते हैं ना, उनको हम मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। मिसेस समीना's क्लास हैज़ practiced the fire drill so many times that when the alarm rings they know exactly which route to follow। अब मिस जो समीना है, टीचर हैं, तो उसने अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराई हुई है कि इस अलार्म पे आपने ऐसे जो है वो एक्सरसाइज करनी है, फ़र्ज़ करें इस अलार्म पे ऐसे करनी है। अब ये किस चीज़ की एग्जांपल है? क्लासिकल कंडीशनिंग की है। जैसे वो बेल और डॉग वाली एग्जांपल थी, बिल्कुल उसी तरह। अ टीचर अप्रोचेस दैट इज़ बेस्ड ऑन द assumption that given enough time and proper instruction student can attain any learning objective। अब देखें, बच्चा कोई किसी भी टास्क में महारत हासिल कर सकता है, तो ये मास्टरी लर्निंग कहलाती है, ठीक है। यानी आप बच्चे को प्रॉपर टाइम दें, इंस्ट्रक्शन दें और फिर उसको जो है अपना काम करने दें, तो वो किसी भी टास्क के ऊपर मास्टरी कहते हैं कि मुकम्मल हर हवाले से उसको कर सकने की सलाहियत आ जाना, तो ये मास्टरी लर्निंग है। स्टूडेंट हु आर टाट बाय देयर टीचर्स टू सेट देयर आउन गोल्स, मॉनिटर एंड इवेलुएट देयर आउन प्रोग्रेस, सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है कि यानी ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें बच्चे जो है सेल्फ मैनेजमेंट किसको कहते हैं? अपने टास्क को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद परफॉर्म करना। तो यहाँ पे बच्चे अपने गोल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं अपनी ऑन प्रोग्रेस को, तो ये क्या कहलाएगी? सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कहलाएगी। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। द कंट्री बर्मा इज़ नाउ नोन एज म्यांमार।
The capital of Russia is Moscow. The Second World War was fought between 1939 to 45. Which prophet of Allah is called Abu al-Bashar? Hazrat Adam alayhi salam को कहा जाता है. Surah Rahman is known as bride of Quran. Shintoism is the religion of Japanese. 97% Japanese religious less हैं, उनका कोई मजहब नहीं है. इमाम अबू हनीफा was a jurist, यानी एक काजी थे. अलामा इकबाल स्टडीड इन दीज यूनिवर्सिटी इन यूरोप, कैम्ब्रिज एंड हैडलबर्ग. ये हैडलबर्ग है, ये हैडनबर्ग नहीं होती, हैडनबर्ग है आई थिंक, ऐसे है. Yes, sir. सो गए हैं सारे. Which of the following rivers of the Punjab is associated with Soni Mahiwal legends? Chenab. Mangopur is famous for sulfur spring. Onyx is a kind of marble. Currently, how many countries hold the status of observer states in United Nations? एक तो इसमें पैलेस्टीन है और दूसरा वेटिकन सिटी है या पता नहीं कोई और है, मॉन्ट्रिको है या वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है. दूसरा, विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ? विनस नियरेस्ट है. डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन ड्यूरिंग विंटर, तो विंटर में, सर्दियों में ये जो डिस्टेंस है इंक्रीज हो जाता है. सर ये नियरेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है. देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है ना उनकी बात हो रही है ना, वैसे तो मरकरी है, यहाँ पे मरकरी लिखा हुआ है. सर पे नाना नहीं, ये देखें इसकी स्टेटमेंट देखें, नियरेस्ट टू अर्थ की बात हो रही है, नियरेस्ट टू सन की नहीं हो रही. सन में गलती से बोले अर्थ. जी जी मर्क्यूरी सही है सर. अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ड्यूरिंग विंटर ये इंक्रीज हो जाता है. मार्क द सिनोनिम ऑफ टैलेंट, एबिलिटी को कहा जाता है. चूज द करेक्ट सेंटेंस. शी इज सोल्स सर्वाइवर ऑफ द ट्रेजेडी. Which one is an antonym of filthy? Clean. If x minus 4 is equal to 11, then value of x minus 8 is 7. What is the halfway between 103 and 301,202? ये जी आपका 5वां पेपर था जो कि इख्तिताम पजीर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जी. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. बाकी सर आपने बताया था कि हिस्ट्री में फर्स्ट टीचर एरिस्टोटल और सेकंड टीचर का क्या नेम